Good evening, everyone. Welcome back to Karthik Sir official platform. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so. All of you are well and doing well. So let's start the session. So in the series of history of English literature, in the last video, we have learned Anglo-Norman period. How Normans started ruling over England. Now in this session, we are going to study Age of Chaucer. Why we called it Age of Chaucer? Because of Geoffrey Chaucer was a prominent literary figure in this era, and he wrote a lot of works such as Canterbury Tales with 24 tales and 29 pilgrims. He decided to write 120 about stories, but till the death he wrote only 24 stories in Canterbury Tales, and he copied its plot from Boccaccio Decameron. Okay, so मतलब Italian writers influence can be seen in this era on Age of Chaucer. So start with the session. So political point of view से हम समझेंगे इस era में क्या था. तो this era was beginning with the reign of Edward III. Edward III became the king of England in 1327 to 1377. Then Richard II became the king of England in 1377 to 1399. Okay, so ये तो political background है. There was two kings, Edward III and Richard II. Edward III from 1327 to 1377 and Richard II 1377 from to 1399. ओके, सो यहां पर हम बात करने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एज ऑफ चौसर. एज ऑफ चौसर बिगिनिंग फ्रॉम 1340 टू 1400. ओके, राइट नाउ यदि हम बात करते हैं, देयर वर टू मोनार्क्स, देयर वर टू किंग्स. फर्स्ट इज एडवर्ड थर्ड. एडवर्ड थर्ड 1327 to 1377 and he started the war of 100 years. Okay, the war of 100 years with France. Okay, it is a territory dispute between England and फ्रांस. ओके, याद रखिएगा. नेक्स्ट सेकेंड किंग विल बी द रिचार्ड सेकेंड फ्रॉम 1377 टू 1399 एंड कहते हैं डिपोज्ड बाय. ओके, डिपोज्ड बाय हेनरी बॉलिंगब्रोक. एंड यहां से एक नई डायनेस्टी स्टार्ट होगी आफ्टर 1400 एंड यहां पर एक डायनेस्टी एंड होती है जिसको हम कहते हैं प्लेटिग्नेंट रूल. ओके, प्लेटिग्नेंट जो रूल है वो यहां पर एंड होता है विथ रिचार्ड सेकेंड. ओके, इतनी बात क्लियर है. राइट नाउ कम टू द पॉइंट. हम आते हैं यहां पर कि यहां पर और क्या चल रहा था. सबसे मेन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, द 100 इयर्स वॉर स्टार्ट फ्रॉम 1337 टू 1453. ओके, याद रखना 1337 टू 1453. ओके, याद रखना 100 इयर्स वॉर. सर व्हाट इज अ 100 इयर्स वॉर? व्हाई वी कॉल्ड इट 100 इयर्स वॉर? बिकॉज ऑफ दिस वॉर वाज डन इन मैनी फेसेस. ओके, the 100 years war start from 1337 and end in 1453. ओके, जब दुनिया में रेनेसा आ रहा था और इंग्लैंड में सिविल वॉर था. ओके, राइट नाउ कम टू द पॉइंट. वाज अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड. ओके, सो याद रखना द 100 इयर्स वॉर, जो 100 इयर्स वॉर है, वाज अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में. किस किस के बीच में? इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में. दोनों के बीच में एक लंबा एक कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोलॉन्ग वॉर है. ओके, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है ड्राइवन बाय टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. एक तो टेरिटरी, हमेशा जब भी वॉर होंगे तो वो टेरिटरी डिस्प्यूट को लेकर हमेशा होंगे. टेरिटरी डिस्प्यूट में क्या था? टेरिटरी डिस्प्यूट में एग्जैक्टली में क्या था? किंग दैट मोमेंट द किंग ऑफ फ्रांस वाज हेनरी फोर्थ. ओके, एंड राइट नाउ इन इंग्लैंड एट द सेम टाइम एडवर्ड थर्ड वाज रूलिंग ओवर इंग्लैंड. एडवर्ड थर्ड was ruling over England and at the same time simultaneously King's Fourth. Okay, याद रखना King's Fourth ruling over France. Suddenly King's Fourth die. Okay, उनकी डेथ हो जाती है. अब आपको समझना, एडवर्ड थर्ड मदर्स belong to French crown. Okay, she was a French princess. वो फ्रेंच प्रिंसेस थी. That's why एडवर्ड थर्ड क्लेम करते हैं द फ्रेंच थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हेनरी फोर्थ. हेनरी फोर्थ की डेथ के बाद एडवर्ड थर्ड ने कहा कि आई विल बी द किंग ऑफ फ्रांस आफ्टर द डेथ ऑफ किंग्स फोर्थ. ओके, यहां पर किंग्स चार्ल्स फोर्थ की डेथ होने के बाद ये कहते हैं कि क्राउन हमारा होगा,
लेकिन एग्जैक्टली में फ्रांस की पब्लिक ऐसा नहीं चाहती थी। ओके, क्योंकि चार्ल्स फोर्थ के पास कोई भी मेल आयर नहीं था, और जब किसी के पास मेल आयर नहीं होता तो वहां से कहानियां शुरू होती हैं। एग्जैक्टली में होता क्या है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि इतनी बात समझ में आ गई तो इसके थोड़ा सा रिटर्न है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, दिस वॉर इंग्लिश विक्ट्री। ओके, इंग्लिश विक्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। फर्स्ट 1346, 1347 एंड 1356। ओके, 1346 अ डिसिसिव इंग्लिश विक्ट्री, एक बहुत इंग्लिश जो इंग्लैंड थे उनकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी फ्रांस पर, शोइंग केस द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉन्ग बो। जो लॉन्ग बो समझते हो, जो बड़े बड़े धनुष आते थे, उनकी वजह से ये काफी दूर से बैठकर फ्रांस पर इन्होंने अटैक किया और इन्होंने विक्ट्री, एक डिसिसिव धोखे से मिली एक विजय थी और ये प्राप्त कर लेते हैं। अब 1347 में क्या होता है, दे कैप्चर्ड, इंग्लैंड कैप्चर्ड, ओके याद रखना, इंग्लैंड कैप्चर्ड कैलिस, दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर कैलिस, कैलिस पर रूल करना स्टार्ट करते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि कैलिस वाज द सीसॉर। ओके, कैलिस वाज सिचुएटेड एट द सीसॉर। ओके, एंड यहां पर डोवर है, यहां पर कैलिस है। कैलिस और डोवर, ये लोग एग्जैक्टली में इस तरफ चले जाओगे तो डोवर, इस तरफ चले जाओगे तो कैलिस। बस यहां से बस इस समुद्र को पार करना होता है, करीब करीब 20-25 किलोमीटर का है। बस इसे पार करने के बाद फ्रांस और इंग्लैंड आप जा सकते हैं। इसी टाइम पर आपको याद आ रहा होगा कि 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट बी हेडेड बाय प्यूरिटन्स, तो चार्ल्स सेकंड फ्ली टू फ्रांस। ओके, वो चार्ल्स सेकंड जो उनके पुत्र थे, द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, फ्ली टू फ्रांस, वो फ्रांस भाग गए थे इसी कैलिस के रास्ते। ओके, तो इन 1346 क्या होता है कि इंग्लैंड कैप्चर्ड कैलिस एंड सिक्योरिंग अ स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड ऑन फ्रांस। ओके, नाउ वॉर थोड़ा सा थमता है। इन 1356 इंग्लैंड सिग्निफिकेंट विक्ट्री, ओके, रिजल्टिंग इन द कैप्चर ऑफ द किंग, फ्रेंच किंग जॉन सेकंड। ये जॉन सेकंड को पकड़ लाते, जैसे कि आपको पता है आज के डेट में वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको अमेरिका पकड़ कर ले गया है, तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पर भी हुआ था। राइट नाउ इसके कंसिक्वेंस क्या होने वाले हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इंग्लैंड तो फ्रांस पर बस रूल करने वाला है, ऐसा नहीं है ब्रो, यहां पर बाजी बदलेगी। फ्रांस बिकेम द डोमिनेंट नेशन। ओके, फ्रांस जो है वो एक डोमिनेंट नेशन बन जाता है यहां से। तो याद रखिएगा 1347 आपको याद रखना है, 1356 आपको याद यहां से रखना है। एग्जैक्टली में इसके आपको कंसिक्वेंसेस मैं आपको बताता हूं, सीधा कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। फ्रांस बिकेम द डोमिनेंट नेशन एंड बोथ कंट्री, बोथ नेशन गॉट आइडेंटिटीज। ओके, फ्रांस गॉट strengthen identities, but although England was under civil war. Okay, अभी सिविल वॉर में स्टिल कहते हैं 1858 till 1858 कैलिस रिमेन अंडर इंग्लिश कंट्रोल। अभी भी इंग्लैंड ही रूल कर रहे थे कैलिस पर अंडर 1558, बट द कन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली एंडेड इंग्लिश टेरिटोरियल एम्बिशंस इन फ्रांस। और एग्जैक्टली में यहां से जो इंग्लैंड का एम्बिशंस था कि वो फ्रांस पर रूल करेंगे, वो टूट जाता है और फ्रांस इंडिपेंडेंट नेशन रहता है। ओके, एंड इंग्लैंड स्टिल वाज इन सिविल वॉर, अंडर सिविल वॉर। एंड यहां पर आपको याद आ रहा होगा कि इसके बाद रोज ऑफ बॉर्स आपको देखने को मिलने वाले। बॉर्स ऑफ रोज जो है एग्जैक्टली में बिटवीन जो यहाँ पर 2 डायनेस्टीज थी, यॉर्क एंड लैंकेस्टर, इनके बीच में फाइट चलती है, लेकिन एट द एंड जो रेड सिंबल है वो टूडर डायनेस्टी के साथ चला जाता है और वो स्टार्ट होती है एक नई मोनार्की। वहां पर हम बात करेंगे, वो डार्क एजेस में है। राइट नाउ कम टू द पॉइंट, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कंसिक्वेंस क्या रहने वाले हैं। इसी टाइम पर 1348 टू 1349, ओके, इन 1348 टू 1349 ब्लैक डेथ, मतलब प्लेग ब्रेक आउट ऑल ओवर द यूरोप, ऑल ओवर यूरोप में प्लेग फैल जाता है। प्लेग आप समझ रहे हैं, प्लेग ऐसा फैलता है कि हवा के रास्ते लोगों को श्वास में, जैसे कोविड-19 था, इट्स लाइक अ ब्लैक डेथ। ओके, प्लेग फैलता है ऑल ओवर यूरोप। ओके, लेकिन इसमें एक इंसिडेंट बहुत प्यारा देखने को मिलता है जहां से लोगों की आंखें खुल जाती हैं। द डोर ऑफ चर्च क्लोज्ड एंड प्रीस्ट एंड फादर्स, ओके, प्रीस्ट एंड जो फादर थे उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया था। दैट टाइम द पीपल ऑफ इंग्लैंड, द पीपल ऑफ यूरोप रियलाइज्ड कि यदि कोई भी वॉर होता है तो कभी ईश्वर भी बचाने नहीं आता।
द सेकेंड, मोनार्क्स क्लोज द कोर्ट्स डोर, मोनार्क्स ने क्लोज कर दिए कोर्ट्स के डोर, एंड दे कन्फाइन देमसेल्फ इन अ कासल, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया कासल में। इस मोमेंट पर यदि कोई मर रहा था तो सिर्फ वो पब्लिक थी। पब्लिक इतनी मरी कि 30 to 40%, द 30 to 40% ऑफ डेथ, ओके, इसका नतीजा ये रहता है कि 30 to 40% जो लोग थे वो यहां पर मर जाते हैं। ओके, अब यहां से होगा क्या, अब आपको समझ में आएगा। इसे कोविड-19 से प्लीज रिलेट करिएगा। ओके, जब कोविड-19 एंड होता है तो अचानक से वेजेस बढ़ जाती हैं, लोगों को काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, तनख्वाहें ज्यादा देनी पड़ती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, सरकारों को टैक्स ज्यादा लगाना पड़ता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि टैक्स का स्लैब रेट भी इन्होंने चेंज किया, अभी फिर चेंज किया था अगस्त में। यहां पर सेम कंडीशन विद इंग्लैंड इन 1349। ओके, 1349 के अराउंड में वापस से एक फेस करनी पड़ी ये सिचुएशन, किसको, ये फेस करनी पड़ी सिचुएशन इंग्लैंड गवर्नमेंट को, इंग्लैंड मोनार्क्स को। द ब्लैक डेथ, जो ब्लैक डेथ थी, याद रखना, द ब्लैक डेथ इज बिलीव टू हैव बीन द रिजल्ट ऑफ प्लेग, ये प्लेग के कारण हुआ था, एन इन्फेक्शन फीवर, इसकी वजह से फीवर आया, कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया Yersinia, okay, Yersinia pestis and spread by fleas and through the air, ये हवा के रास्ते फैलता गया। इसकी वजह से क्या होगा, अभी पीजेंट रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा, मतलब इट बिकेम्स द कॉज ऑफ पीजेंट रिवोल्ट। ओके, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, पीजेंट रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड में। आपको यहां से क्या देखने को मिलेगा, पीजेंट रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा। पीजेंट रिवोल्ट 1377 के आसपास में पीजेंट रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ इंपोजिंग हाई टैक्स ऑन पब्लिक, इन्होंने पब्लिक पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। ओके, तो आपने पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट समझा, नेचुरल डिजास्टर देखा इस एरा में। अब हम चलते हैं रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। When during the बहुत अच्छी बात है, during the Black Death, the door of church had been closed for the public. Okay, and priest and father confined themselves behind the church. मतलब inside the church, वो चर्च के अंदर क्या करते हैं, खुद को छुपा लेते हैं और वो सेफ रहते हैं। इसके वजह से लोगों के मन में आ जाता है कि सरकार तो कुछ भी नहीं करेगी, और जो सबसे ज्यादा जो धर्म के नाम पर धंधा होता है वो भी एक एडवर्स सिचुएशन में हमें नहीं बचा सकता। तो अब बात थी रिलीजियस रिफॉर्मेशन की। रिलीजियस रिफॉर्मेशन स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी with Martin Luther. Martin Luther gives 94 lectures on Bible, and he translated Bible into vernacular languages, and that concept adopted by John Wycliffe in England, and उन्होंने क्या कर दिया, he challenged the church, और जॉन बाइक्लिफ ने चैलेंज कर दिया ऑर्गेनाइज्ड चर्च को 1324 से 1384, एंड ही ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज, और उसने वर्नाकुलर लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया। जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब क्या है, जो अलग अलग बोली हैं, छोटी छोटी बोली हैं, उनमें भी उनको ट्रांसलेट कर दिया। मतलब हम कह सकते थे ऑर्डिनरी पीपल या पीजेंट्री, ऑर्डिनरी पीपल और पीजेंट्री कैन इजीली एक्सेस टू रीडिंग बाइबल, वो आसानी से बाइबल को पढ़ सकते थे, क्योंकि बिफोर इट बाइबल ओनली रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ मोनार्क्स एंड प्रीस्ट एंड फादर। क्लियर कहानी? यहां तक मुझे लग रहा है आपको रिलीजियस फैक्टर भी समझ में आ गया होगा। राइट नाउ कम टू द पॉइंट, हम चलते हैं अब यहां से एक नए एरा में। अब मैंने आपको बताया था कि 1381 के टाइम पर ड्यू टू ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवोल्ट, एक सिविल वॉर आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, तो यहां पर पीजेंट रिवोल्ट आता है। पीजेंट रिवोल्ट में क्या होता है, एक पर्सन थे जिनका नाम था बॉट टेलर्स। ओके, बॉट टेलर्स जो होते हैं रिवेलियन हो जाते हैं, बॉट टेलर्स रिवेलियन, या हम कह सकते हैं द ग्रेट राइजिंग इन 1381, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन। ओके, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन की वजह से बॉट टेलर ने क्या कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या था, ब्लैक डेथ इन द 1340s, इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। हाई टैक्सेस बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस हो जाते हैं। द फाइनल ट्रिगर, एक फाइनल ट्रिगर होता है इस प्रोटेस्ट को, रिवोल्ट को, कि द फाइनल ट्रिगर फॉर द रिवोल्ट वाज द इंटरवेंशन ऑफ अ रॉयल ऑफिशियल। एक इंटरवेंशन होता है रॉयल ऑफिशियल जॉन बैम्पटन का इन असेक्स ऑन 30 मई 1381,
और यहां से क्या होता है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस लेड टू ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। जो बिना पेमेंट, जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस थे, मतलब जिनका टैक्सेस नहीं देना था, उन्होंने एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन को लीड किया। इतनी बात क्लियर है? राइट नाउ कम टू द पॉइंट। सर यहां पर आपने पॉलिटिकल समझा, रिलीजियस समझा, वॉर्स को समझा। राइट नाउ कम टू द पॉइंट, लिटरेरी। सर यहां पर लिटरेरी मूवमेंट में क्या हो रहा था एग्जैक्टली में आपको पता होना चाहिए। इन 13 सेंचुरीज यहां पर लिटरेचर तो डेवलप हुआ, लिटरेचर हैज बीन डेवलप। तो आपके मन में एक बात क्वेश्चन आता है, सर व्हाट वाज द जेनर ऑफ लिटरेचर, कि मतलब लिटरेचर का फॉर्म क्या था, मतलब लिटरेचर में पोएम्स थी, ड्रामास थे, प्रोज थे, क्या था, what was there, वहां पर था तो था क्या एग्जैक्टली में। इन 13th सेंचुरी जेनर वॉज फेबल। फेबल थी, एलेगरिकल फेबल थी, एनिमल एपिक थे, ओके, सेकुलर लिरिक थे। इट कैन बी सीन इन टेल्स, ओके, कहानियों में ये देखा जाता है, टेल्स इन वर्सेस फॉर्म। जो कहानियां थी वो वर्सेस फॉर्म में थी, अबाउट मिरेकल्स। हम यहां पर मिरेकल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो याद रखना, देयर वर टू टाइप्स ऑफ ड्रामास, मिस्ट्री एंड मिरेकल्स, ओके। मिस्ट्री एंड मिरेकल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, फेबल यहां पर थी, कहानियां यहां पर थी, एलेगोरिकल कहानियां यहां पर थी, एनिमल एपिक यहां पर था, सेकुलर लिरिकिज्म यहां पर था, एग्जाम्पलम यहां पर था। तो याद रखिएगा 13 सेंचुरी जेनर, फेबल, एलेगोरिकल फेबल, एनिमल एपिक, सेकुलर लिरिकिज्म, एग्जाम्पलम, टेल इन वर्ड्स अबाउट मिरेकल्स। ये सब कुछ मिरेकल्स के बारे में था। अब सर मिस्ट्रीज क्या है, मिरेकल्स क्या है, अब आपको यहां पे समझना होगा ड्रामास को। जब यहां से हम ड्रामास को समझेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ ड्रामा वॉज परफॉर्म्ड, ओके, देयर वर टू टाइप्स ऑफ ड्रामा वॉज परफॉर्म्ड। क्लियर है कहानी यहां तक? चले, सो 13th century's literature genre was fables, एनिमल फेबल्स, ओके, याद रखना एनिमल फेबल्स हैं, एलेगरिकल फेबल्स हैं, ओके, एनिमल एपिक हैं, सेक्युलर एपिक्स हैं, ओके, एग्जाम्पलम, टेल्स इन वर्स अबाउट मिरेकल्स प्लेस, ओके। दिस जेनर कैन बी सीन इन मिरेकल्स प्लेस। नाउ कम टू द पॉइंट कि सर मीन्स ड्रामा वाज परफॉर्म्ड देयर, यस, ड्रामा वाज परफॉर्म्ड देयर इन द मार्केट स्क्वायर एंड आउटसाइड द चर्च, ओके। तो यहां पर मार्केट के स्क्वायर्स पर और चर्च के बाहर ड्रामा को परफॉर्म किया जाता था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर विच टाइप ऑफ ड्रामास वाज परफॉर्म्ड देयर, किस टाइप के ड्रामास थे, बेस्ड ऑन मिरेकल्स, बेस्ड ऑन मिस्ट्रीज, बेस्ड ऑन मॉरल्स, बेस्ड ऑन इंटरव्यूज। अब यहां से आपको समझना है, देयर वर ओनली टू टाइप्स ऑफ ड्रामास कैन बी सीन इन द एज ऑफ चॉसर फ्रॉम 1340 टू 1400। सिर्फ दो टाइप के ड्रामास कैन बी सीन, ओके। फर्स्ट है मिरेकल्स, ओके, सेकंड है मिस्ट्रियस। अब मिरेकल्स कौन होगा, मिस्ट्री कौन होगी, अब आपको समझना होगा। जो ड्रामा परफॉर्म्ड इन चर्च वाज बेस्ड ऑन मिस्ट्री, ये बाइबल की थीम पर होते थे। मिस्ट्री का मतलब होता है कहानियां, कहानियां आती थी बाइबल से। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट आपको यहां से समझना होगा कि सर यहां पर जो मिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, मिस्ट्री का मतलब है कहानियां, कहानी, ओके, किसकी बात कर रहे हैं सर, कहानी की बात कर रहे हैं। एंड मिरेकल्स का मतलब क्या होता है, कुछ अमेजिंग टाइप का होना। अमेजिंग मतलब स्टोरीज हैं, कोई सेंट्स की लाइफ है, इन पर बेस हम काम कर रहे थे, ओके, इन पर बेस हम स्टोरीज को प्ले कर रहे थे। तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ ड्रामास, मिरेकल्स एंड मिस्ट्रीज, ओके, याद रखना मिरेकल्स एंड मिस्ट्रीज, ओके, मिरेकल्स एंड मिस्ट्रीज। राइट नाउ मिस्ट्रीज प्लेज फर्स्ट आता है आपके सामने। अभी हमने कहा जो ड्रामा है, ड्रामा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके, ड्रामा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मिस्ट्री, ओके, मिस्ट्री पर बेस्ड थे, किस पर बेस्ड थे सर, मिस्ट्री पर बेस्ड थे। एंड सेकंड आता है मिरेकल्स, ओके, मिरेकल्स यहां पर हो रहे थे, मिरेकल्स पर बेस्ड थे। तो दो टाइप्स ऑफ ड्रामा थे। मिस्ट्री जो थी वो बेस्ड ऑन बाइबल से स्टोरी, बेस्ड ऑन बाइबल स्टोरी, जो बाइबल्स की स्टोरी थी, बेस्ड ऑन बाइबल स्टोरीज, ओके, बाइबल्स स्टोरीज, ओके, स्टोरीज। एंड जो मिरेकल्स थे वो थे सेंट्स लाइफ, जो सेंट्स की लाइफ थी, मार्टिडम थे, इनके बारे में था, ओके। क्लियर है कहानी? चलिए आइए अगले पॉइंट पर समझते हैं। सर व्हाट वाज मिस्ट्रीज प्लेस, मिस्ट्रीज प्लेस बेस्ड ऑन द स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, ओके। मिस्ट्रीज जो प्लेस थे, मिस्ट्रीज प्लेस बर बेस्ड ऑन द स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल्स, ओके, कैरेक्टर फ्रॉम द बाइबल्स, प्लॉट फ्रॉम द बाइबल्स। मतलब इन मिस्ट्री प्लेस एवरीथिंग वाज टेकन फ्रॉम द बाइबल, सच एज स्टोरी मीन्स इवेंट, ओके, एक्ट, एंड प्लॉट
and character. Sir, characters also taken from the Bible such as Adam and Eve, Noah, Jesus, okay, Jesus, Mary, okay. तो ये सारे कैरेक्टर्स एग्जैक्टली में बाइबल से ही लिए जाते थे. The character in mysteries plays, the characters in mysteries plays were originally and usually specific Bible's character, Bible's figure rather than abstract concept. यहां पर कोई भी abstract concept नहीं होता था. ओके तो याद रखिएगा, mysteries plays were based on stories from the Bibles and plot from the Bibles, character from the Bibles such as Noah, Adam and Eve, Jesus, okay, and Mary. And mysteries play, the character of mysteries plays were usually related to the Bible, okay, Bible से related होते थे rather than abstract concept. कोई भी abstract concept यहाँ पर नहीं होता था. Right now come to the second, miracles plays. Miracles plays present a real, okay, miracle plays represent a real or fictitious account of the saints एंड लाइफ. ओके, सेंट्स की लाइफ पर ही बेस्ड ऑन होते थे. मिरेकल्स मतलब जादू, टोना, चमत्कार इन पर होते थे. इन मार्टिडम, जैसे कि आपको याद आ रहा होगा सेंट थॉमस बैकेट. सेंट थॉमस बैकेट जो है वो मार्टिडम की कहानी है. तो यहां पर एग्जैक्टली में मर्डर इन कैथेड्रल बाय टीएस इलियट याद आ रहा होगा. तो ये वर्क एग्जैक्टली में एक कहानी ही है. ओके, कम टू द पॉइंट. आगे हम बात करेंगे, बहुत आगे धीरे धीरे चलेंगे. यहां पर हम वापस से समझेंगे सर व्हाट इज मिस्ट्री प्लेस. ओके, मिस्ट्रीज प्लेस क्या होते थे? मिस्ट्रीज प्लेस वर स्टोरीज. मिस्ट्रीज प्लेस वो कहानियां होती थी टेकन फ्रॉम द बाइबल. ओके, ये बाइबल से लेते थे. इन द 12th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी सेकंड. हेनरी सेकंड का जो रेन था, हेनरी सेकंड का जो राज था, उसके टाइम पर जो कहानियां लिए जा रही थी वो बाइबल से ही लिए जा रही थी. ओके, याद रखना. एंड मिरेकल प्लेस, जो मिरेकल प्लेस बट टेकन फ्रॉम द लीजेंड्स ऑफ सेंट. ओके, यहां पर यदि हम दूसरे तौर पर बात करें, मिस्ट्री बाइबल से है लेकिन मिरेकल प्लेस बट टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ सेंट्स. ओके, सच एज सेंट थॉमस बैकेट, सेंट ऑगस्टन, ओके, सेंट हम बीड कह सकते हैं यहां पर. एंड द एट्रीब्यूटेड टू वर्जिन मैरी. द अर्ली लिटर्जिकल का मतलब था रिलीजियस प्लेस. ओके, लिटर्जिकल का मतलब क्या होता है? रिलीजियस. ओके, ध्यान रखिएगा, रिलीजियस होता है लिटर्जिकल का मतलब. केम इनटू द मोर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द मिरेकल एंड मिस्ट्रीज प्लेस इन द 14th सेंचुरी. जो 14th सेंचुरी में थी, तो हम कह सकते हैं ड्रामा कम्स फ्रॉम लिटर्जिकल. ओके, लिटर्जिकल प्लेस मतलब लिटर्जिकल प्लेस का मतलब था कि ऐसे प्लेस जो रिलीजियस से थे, मतलब उनकी जो इंस्पिरेशन थी फ्रॉम बाइबल एंड सेंट्स लाइफ. एंड उनकी इंटेंशन टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी अमंग द पीपल. ओके, जो उनकी इंटेंशन थी उन प्लेस को परफॉर्म करने की, द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग दीज प्लेस वॉज स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी अमंग द पीपल. ओके, एक एक पॉइंट को इतने शब्दों को क्लियर से बता रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते. अब आगे हम बात करेंगे, क्या सर इसमें प्लॉट होते थे, सीन होते थे? यस, इसमें सीन होते थे. ईच प्ले हैड 4 to 5 डिफरेंट सीन्स. ओके, एंड ईच सीन was performed in different place. Okay, it start from church and it ends on the church. Okay, it ends outside the church and peoples hear the sermons and people go to the church and they follow Christianity. उनका इंटेंशन वही था एग्जैक्टली में. याद रखना, जितनी भी चाहे वो मिरेकल प्लेस हो या फिर मिस्ट्रीज प्लेस हो, जनरली जो मिस्ट्रीज प्लेस थे, मिस्ट्रीज प्लेस हैड 4 and 5 सीन. 4 and 5 सीन. ओके, 4 and 5 सीन थे. Each play was performed in different place. It start outside from the church and ends outside from the church. Okay, ये outside the church end होते थे and start भी होते थे outside from the church. And one play in the first square, the second play, the second scene other square. जिससे क्या होता था, लोगों के तक हम वो प्लेस को पहुंचा पाते थे. And then play ends. When play ends, the people go to the church. वो church जाते, go to church and hear some sermons. Sermons like a last में जो lectures give, sermons का मतलब है lectures given by a priest. Okay, after watching the play.
सो यहां पर सर क्या यहां पर 3 यूनिटीज को फॉलो किया गया? नेग्लेक्टेड टू यूटिलाइज 3 यूनिटीज। टाइम प्लेस एक्शन का कोई भी रोल यहां पर नहीं था। क्या सर यहां पर स्टेज भी डिवाइडेड थी जैसे कि विलियम शेक्सपियर के टाइम पे थी? यस, स्टेज वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, हेल, हेवन, अर्थ। ओके, हेल, हेवन, अर्थ मतलब 3 पार्ट में स्टेज डिवाइडेड थी। क्या सर यहां पर जो स्टेज थी, स्टेज वॉज मूविंग और फिक्स्ड? तो स्टेज वॉज मूविंग, स्टेज बिल्ट ऑन द व्हील्स। ओके, पहियों पर जो व्हील गाड़ी होती है, कार्ट पर एग्जैक्टली में स्टेज बनाई जाती थी। एंड प्लेज वॉज परफॉर्म ऑन द कार्ट। ओके, दैट्स वाई द प्लेज द स्टेज इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, दैट्स वाई जो स्टेज होती थी वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर पाती थी। और स्टेज वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेल, हेवन, अर्थ। ओके, याद रखना, हेल, हेवन, अर्थ। ओके, मिस्ट्रीज जितने भी प्लेस थे रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ क्रिस्ट फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट। जितने भी मिस्ट्री प्लेस थे वो सारे के सारे ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेटेड थे। यहां पर हमें समझना है एक कुछ टाइप के प्लेस जो फिक्स हुआ करते थे, जैसे कि ईच, ये वाली मैं बात आपको समझा चुका हूं, सारी चीजें मैं ऑरली आपको समझा चुका हूं। दी बेकफील्ड, दी बेकफील्ड टाउनली प्लेस विद इन 32 प्लेस, मतलब बेकफील्ड के अंदर 32 प्लेस थे। दी सेकंड सैफर्ड्स प्लेस, सेकंड सैफर्ड प्लेस थे, ऑल्सो नोन एज स्कैंडुआ पास्टोरम। कॉल फर्स्ट सैफर्ड, गिव सेकंड सैफर्ड, डॉ थर्ड सैफर्ड, देन मैक, गिल, मैक्स पाइप, The Angel, Mary Mothers of Jesus, Christ and Child, first writer of comedy in English. ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस जो थे वो 14 एंड 16 सेंचुरी के टाइम पर परफॉर्म किए गए। 2 ही प्लेस थे इसमें, द क्रिसमस प्ले एंड द ईस्टर प्ले। ईस्टर मई जून के आसपास और क्रिसमस प्ले आप समझ रहे हैं 25 दिसंबर। ओके, ये 2 टाइप के ही प्लेस थे मिरेकल प्लेस, जहां पर दोनों मतलब 2 ओकेजन पर, मतलब मिरेकल प्लेस वॉज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन। ओके, सिर्फ द ईस्टर प्लेस एंड द क्रिसमस प्लेस। ओके, आपको इतनी बात याद रखनी है। सर यहां पर हम बात करेंगे मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस को फ्रांस में भी हम सेंट दी कैथरीना, ओके, इनके बारे में हमने यहां पर बात की हुई है। क्या इतनी बात क्लियर है? चले, तो ये फ्रांस से इनका ओरिजिन होता है, फ्रांस, इटली, ये तो बहुत कॉमन सी है। नेक्स्ट पर हम आते हैं, यहां पर डिस्कस करेंगे सर मिरेकल जो प्लेस थे उनके फीचर्स क्या थे और उनका एक्सप्लेनेशन क्या है। इट्स अ रिलीजियस थीम, जो मिरेकल प्लेस है रिलीजियस थीम, बिकॉज ऑफ द स्टोरीज ऑफ मिरेकल प्लेस were taken from the life of the saints. Okay, the life of the saints, miracles, their martyrdoms. Okay, उनकी शहादत की जो कहानियां थी उन पर बेस थे। सेंट सेंटर्ड थे। ओके, बिल्कुल सेंट सेंटर्ड थे, जैसे सेंट जॉर्ज, सेंट कैथरीन इन फ्रांस। ओके, सेंट निकोलस, इनकी लाइफ पर बेस थे। मिरेकुलस इवेंट थे, बिल्कुल मिरेकुलस इवेंट थे, जैसे कि साईं बाबा का, जब आप जैसे हमारे भारत में भी आपने देखा होगा साईं बाबा की जो कहानी है वो एक मिरेकल है। वो क्या है? एक मिरेकल है। ओके, जो हम रामायण के सीन देखते हैं वो मिस्ट्री है, जो गीता की हम बात करते हैं वो मिस्ट्री है। यदि आप बाबा बागेश्वर की धाम कर रहे हैं, इट्स अ मिरेकल। ओके, इट्स अ मिरेकल। ओके, याद रखिएगा। यदि आप किसी और सेंट की बात कर रहे हैं वो भी मिरेकल है, वो भी मिरेकल है। ओके, चले यहां पर हम बात करते हैं मिरेकुलस इवेंट से इंक्लूडेड डिवाइन इंटरवेंशन। यहां पर देवता ऊपर से आते थे, मदद करते थे, जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा, गुरु शुक्राचार्य के बारे में आपने नाम सुना होगा। गुरु शुक्राचार्य को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए। तो मतलब जब भी मिरेकल प्लेस की बात होगी तो गॉड का इंटरवेंशन होगा ही होगा, इंक्लूड डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, भगवान आएंगे, आपको फल देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको कोई वर देंगे। ओके, आपकी विश पूरी करेंगे, हीलिंग करेंगे, लोगों के दुख हर लेंगे, रिसर्केशन होगा, विजन्स आपको मिलेंगे। परफॉर्म्ड इन चर्च और टाउन स्क्वायर्स, इनिशियली इन लैटिन, लेटर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, यूजुअली स्टेज ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल। ये रिलीजियस फेस्टिवल पर होते थे, लाइक ईस्टर प्लेस। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, ईस्टर प्लेस एंड क्रिसमस प्लेस। याद रखना, ईस्टर प्लेस एंड क्रिसमस प्लेस, मतलब मिरेकल्स प्लेस वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्टर प्लेस एंड क्रिसमस प्लेस। मॉरल डायडेक्टिक ही रहते थे, इंटेंडेड टू टीच द वैल्यूज ऑफ क्रिश्चियन फेथ एंड द पावर ऑफ डिवाइन ग्रेस। तो यहां पर आपको देखा, इन दिस एज ऑफ चौसर देयर वर 2 टाइप्स ऑफ ड्रामा वाज परफॉर्म्ड इन द स्क्वायर एंड आउटसाइड द चर्च। द फर्स्ट इज मिस्ट्रीज प्लेस एंड द अदर इज, द सेकेंड इज वो था मिरेकल प्लेस। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो यदि आपको इतना सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज
ये पीपीटी आप देख रहे हैं, इतना एनिमेशन, इसको बनाने में घंटों लगते हैं। यदि आप मेरी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर प्यार दीजिए। धीरे धीरे आपके पास एक ऐसा चैनल आपको बनकर आएगा, आप जो भी टॉपिक डालोगे आपको वो सारी चीजें कार्तिक सर ऑफिशियल पर मिलेंगी। ओके, यदि आप प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो प्लीज सेशन को एक बार लाइक कर लीजिए, सेशन को शेयर कर लीजिएगा। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो इस वीडियो को कंप्लीट देख रहा है और मेरी बात को सुन रहा है, बस मैं रो नहीं सकता, बस इमोशंस बता सकता हूँ। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट से इस सीरीज को तैयार कर रहा हूँ। सारे जितना एफर्ट्स हो सकता है, जितना टाइम हो सकता है, सारा टाइम आपको दे रहा हूँ कि एक एक चीज क्लियर हो। ओके, स्टिल मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको सेशन बुरा लग रहा है, आप मुझे गालियां देकर जाएं, कोई दिक्कत नहीं। देयर वॉज ऑलवेज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा एक स्पेस होता है, लेकिन यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि जहां पर टीचर्स को स्टूडेंट से कहना होता है कि सपोर्ट अस, हमें सपोर्ट करें। मतलब एक टाइम ऐसा होता था कि स्टूडेंट टीचर से कहता था कि सपोर्ट अस, हमें सपोर्ट करें जिससे कि हम फ्यूचर में आगे करें। बिकॉज ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन बिकम एन इंडस्ट्री, एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन चुकी है। देन एजुकेशन, बिफोर इट एजुकेशन वॉज अ वेलफेयर। सो राइट नाउ यूट्यूब इज अ मीडियम थ्रू वेलफेयर। ओके, तो बस एक वेलफेयर है, मुझे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बहुत कुछ अच्छा करेंगे। सो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जाफरी चौसर। जाफरी चौसर वॉज born in 1343 and die in 1400. Okay, जाफरी चौसर was born in 1343 and die in 1400. So चलिए आइए देखते हैं। as the most middle, he was recognized as the father of English literature and English. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। So come to the point. जाफरी चौसर। जाफरी चौसर was born in 1343 and died in 1400 as the most important Middle English writer and called the father of English literature and father of English poetry. Okay, so who was considered the father of English literature? Father of English literature called Geoffrey Chaucer. Okay, and he wrote the most important work, Canterbury Tales. Canterbury Tales is a frame narrative. Okay, Canterbury Tales में 29 pilgrims हैं, they went on, okay, एक pilgrimage है टू सेंट थॉमस बैकेट श्राइन। ओके, वो एक थॉमस बैकेट की श्राइन पर जा रहे हैं। एंड ईच पिलग्रिम हैज ऑन एक्सपीरियंस, उसके खुद के एक्सपीरियंस है। दे शेयर देयर एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। ओके, विद ईच अदर। सो डेट्स वाई वहां से जाफरी चौसर इंस्पिरेशन लेते हैं और जाफरी चौसर हर वो 29 पिलग्रिम्स की बातों को सुनते हैं। एंड एवरी, हम कह सकते हैं अराउंड every pilgrims has a 3 to 4 tales, okay, based on his own life. उसकी लाइफ में जो उसने फेस किया है उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ पर बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज थी। सो राइट नाउ कैंटरबरी टेल्स ईच अदर स्टोरीज, इंडिविजुअल टेल्स, कलेक्शन नहीं है, इंडिविजुअल टेल्स है। ओके, जैसे कि कभी हम बस की ट्रिप पे कभी हम ट्रिप पे जा रहे होते हैं बस से, तो हम सारे दोस्त मिलकर अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, जैसे कि बुकेसियो का एक वर्क है डेकामेरॉन, अ कलेक्शन ऑफ 100 टेल्स। उससे भी पहले मुझे कुछ याद आ रहा है, आपको पता है द किंग अर्थर। ओके, किंग अर्थर एस्टैब्लिश द राउंड टेबल। ओके, अराउंड इट द नाइट्स ऑफ हिज कोर्ट्स सिट एंड टेल्स द स्टोरीज ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे को स्टोरीज बताते थे, अपने लाइफ के इवेंट्स बताते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट विद Canterbury Tales. Okay, Canterbury Tales is a journey. Okay, एक journey है with 29 pilgrims. They share on their experience with each other. Okay, and each story belongs to each. Okay, एक story हर किसी से belong करती है. Okay, way to tell us other stories, individual tales, very different genre. सब अपना अपना बता रहे हैं. From drastically sexual fabulous, Miller's Tale and long ceremony, Parson Tale. Okay, याद रखना. Exactly, sir. What did Geoffrey Chaucer show us? हमें क्या दिखाना चाहते थे from Canterbury Tales? Canterbury Tales, it was known as a portrait gallery of medieval time period. Okay, जो medieval time period पर corruption था, purity थी,
सेक्सुअलिटी थी, ओके, मॉडर्निटी थी, मॉरलिटी थी, एवरीथिंग कैन बी सीन इन कैंटरबरी टेल्स. So if you are the scholar, if you are the student, if you are the aspirant of English literature, first you have to read कैंटरबरी टेल्स कंप्लीटली. आपको कैंटरबरी टेल्स को कंप्लीटली रीड करना चाहिए. 24 स्टोरीज को कंप्लीटली रीड करना चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए. ओके, कहते हैं कैंटरबरी जो टेल्स है, कैंटरबरी टेल्स इट वाज रिटन एज अ डेकामेरॉन. ओके, डेकामेरॉन रिटन बाय बोकासियो. बोकासियो वाज एन इटालियन राइटर. ओके, ही वाज द एडमायरर एंड ही वाज द फॉलोअर ऑफ पेट्रार्क. ओके, वो पेट्रार्क के फॉलोअर थे. राइट नाउ हम बताना चाहते हैं कि बोकासियो का जो वर्क है डेकामेरॉन, डेकामेरॉन जो है अ कलेक्शन ऑफ 100 स्टोरीज. डेकामेरॉन का मतलब क्या होता है? डेकामेरॉन का मतलब है 10 डेज. ओके, इट इज अ स्टोरी ऑफ 10 डेज. ये स्टोरी है 10 डेज की. 10 पीपल है यहाँ पर. है कितने पीपल है यहाँ पर? 10 पीपल है. जैसे कि कैंटरबरी में 29 पिलग्रिम्स है, यहाँ पर 10 पीपल है, 10 डेज. डेकामेरॉन का मतलब यही होता है 10 डेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेकामेरॉन? डेकामेरॉन का मतलब होता है 10 डेज. ओके, ये तब की बात है कि ड्यूरिंग ब्लैक डेथ, ओके, 10 पीपल फ्ली अवे. ओके, वो इटली से बाहर चले जाते हैं और वहां पर वो 10 दिन बिताते हैं और बातें कर रहे होते हैं. वो बातों की ही कहानी, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं. जो 100 टेल्स है वो ऐसे ही लिखी गई है. ओके, याद रखिएगा. नाउ कम टू द पॉइंट. यदि हम बात करेंगे यहाँ पर और चीज डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे. चौसर लिव्ड 1340 टू 1400. जो चौसर हैं वो लिव्ड कर रहे थे 1340 टू 1400. ही लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड विलियम लैंगलैंड. Please don't forget the poet William Langland. William Langland was contemporary of Geoffrey Chaucer. Okay, William Langland was contemporary of Geoffrey Chaucer. मैंने आपको ये चीज बता रखी है. In Chaucer's Canterbury Tales 29 pilgrims are going on the pilgrimage. The host, जो होस्ट थे वो थे हैरी वैली. हैरी वैली was owner of the inn. वो एक कासल है, एक छोटा सा घर है जहां पर सब लोग रुके हुए हैं. वहां के जो होस्ट थे वो थे हैरी वैली. The pilgrims were going to shrine of St. Thomas Becket at Canterbury. The parsons tell the tale of Malavi. Our prose tells Piers and Piers, the plowman and tales of Malavi are prose. William Langland ने ये लिखे हुए हैं. ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है the Gavin Pearl poet, the Wakefield master. William Langland. Other writer include Italian, French authors like Boccaccio, Petrarch, Dante and Christine de Pizan. ओके, आपको इतनी बात क्लियर है? अब सर क्या यदि आपने इनिशियल लेवल पर हमसे ये बात कही कि जाफरी चौसर वॉज अ लीडिंग लिटरेरी फिगर. ओके, वो बहुत लिटरेरी फिगर थे. क्या सर उनका इन्फ्लुएंस हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. जाफरी चौसर्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन 2 नेशंस. 2 नेशंस में इनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है. Those poet in first is England and the second is Scotland. Okay, इनका इन्फ्लुएंस तो ऑल ओवर लिटरेचर पर था, लेकिन स्पेशली इनका जो लिटरेचर पर होने के साथ साथ 2 नेशन में इनका 2 कंट्रीज, मतलब हम कह सकते हैं जाफरी चौसर इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन 2 कंट्रीज. फर्स्ट इज स्कॉटलैंड, सेकंड इज इंग्लैंड. ओके सर, स्कॉटलैंड, those poet who belong to Scotland and follow जाफरी चौसर्स राइटिंग, जाफरी चौसर्स एंड उनके फॉर्म्स को फॉलो करते थे, कॉल्ड स्कॉटिश चौसरियन. ओके, जैसे किंग्स जेम्स फर्स्ट, ओके, रॉबर्ट हैंडीसन, विलियम डनबर, गैविन डॉगल्स. एंड दे ऑल्सो हैव देयर ऑन स्टाइल. दे राइटिंग इन राइम रॉयल स्टेंजा. ओके, दे राइटिंग इन राइम रॉयल स्टेंजा. और although जाफरी चौसर्स राइटिंग वॉज एन आइम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कपलेट. ओके, याद रखिएगा. तो यहां पर मैंने बताया जाफरी चौसर इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड. दोज राइटर्स फॉलो जाफरी चौसर इन इंग्लैंड, जॉन लिडगेट एंड थॉमस हॉकलैप. ओके, एंड हिज फॉर्म इज, इनका वर्सिफिकेशन जो है, हिज वर्सिफिकेशन वाज एन आइम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कपलेट. एंड जाफरी चौसर पॉपुलराइज, ओके, जाफरी चौसर पॉपुलराइज आइम्बिक पेंटामीटर and heroic couplets. Okay, you can see in future, you can see in upcoming years, William Shakespeare also follow iambic pentameter. Edmund Spenser ने अपना एक Spenserian stanza बनाया. Alexander Pope also writing in heroic couplet because of he studied classical writers, also Geoffrey Chaucer, and he adopt the
वर्सिफिकेशन ऑफ हीरोइक कपलेट एंड अलेक्जेंडर पोप, याद रखना हीरोइक कपलेट के फादर भी कहे जाते हैं, ओके एंड क्योंकि इनके वर्क सारे के सारे की हीरोइक कपलेट में। देन हम बात करते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ जाफरी चौसर वाज द किंग ऑफ जेम्स फर्स्ट, ओके। सो इन स्कॉटलैंड हम कह सकते हैं इन स्कॉटलैंड जाफरी चौसर्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इनटू टू फेसेस। फर्स्ट फेस किंगेस ऑफ क्वाइट्स, ओके याद रखना किंग जेम्स फर्स्ट, एंड सेकंड है रॉबर्ट हेनरिसन, William Dunbar and Gavin Douglas, okay, and there they have also their own unique style, and their stanzas was in royal rhyme royal, okay याद रखिएगा। तो यहां पर आपको इतनी बात समझना है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, जाफरी चौसर्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड कैन बी सीन इन टू फेसेस, फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस। जो फर्स्ट फेस है और सेकंड फेस है इसको आप रिलेट कर सकते हैं। जेम्स फर्स्ट एंड हिज एट्रीब्यूटेड वर्क द किंग स्क्वायर, ओके याद रखना द किंग स्क्वायर represent the first phase of Chaucerianism, which purposefully and directly imitates the work of Chaucer while preserving the Scottish author's own uniqueness. उन्होंने एक ब्लेंड बनाया। उनका ब्लेंड क्या था? उन्होंने एक ब्लेंडनेस को फॉलो किया। उनका एक ब्लेंड क्या था? उनका एक ब्लेंड था कि इन्होंने चौसर को तो फॉलो किया, चौसर को फॉलो किया, लेकिन साथ में अपना यूनिक स्टाइल भी इन्होंने बचा के रखा, उसको प्रिजर्व कर लिया। तो ये दोनों को मिक्स करके ब्लेंड करके इन्होंने पोइट्रीज को लिखा है। एंड द सेकंड फेज द पोएम्स ऑफ रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनवर, गैविन डॉगल, ओके रिप्रेजेंट द सेकंड फेज ऑफ चौसरियनिज्म, अ मोर एकेडमिक वन व्हिच एडॉप्ट्स चौसर्स स्टाइल टू द ऑथर्स मोर इंडिविजुअल एंड नेशनलिस्टिक पर्पसेस, ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। यहां पर हम आते हैं, एक एक करके हम बात को समझेंगे और आगे हम बात करेंगे। जाफरी चौसर्स ऑन स्कॉटलैंड रिगार्डेड एज मेकर, उन्हें एक स्कॉटलैंड में एक मेकर की तरह रिगार्ड किया जाता है। मास्टर पोएट कहा जाता है, पोएट्स का भी मास्टर कहा जाता है। ऑफ स्कॉट ट्रेडिशन, स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन स्कॉटिश चौसरियन, किंग्स जेम्स फर्स्ट, द किंग स्क्वायर, ओके याद है मैंने बताया था द किंग स्क्वायर इनकी एक फर्स्ट पोएम है। रॉबर्ट हेनरिसन, द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिट, विलियम डनवर एंड गैविन डॉगल्स इंस्पायर्ड ड्रीम विजन पोएट्री, मॉरल एलेगरी एंड नैरेटिव रियलिज्म। सो याद रखना इनके इंस्पायर्ड किया इन्होंने ड्रीम विजन पोएट्री को, मॉरल एलेगरी को एंड नैरेटिव रियलिज्म को, ओके याद रखना। हेल्प्ड शेप स्कॉट्स लिटरेरी आइडेंटिटीज डिस्टिंक्ट येट कनेक्टेड टू इंग्लैंड। राइट नाउ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, यदि हम इंग्लैंड की बात करते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैब्लिश मिडिल इंग्लिश, मोर ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में इनकी राइटिंग थी। तो याद रखना यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि इन विच डायलेक्ट, ओके इन विच डायलेक्ट इन विच डायलेक्ट जाफरी चौसर वॉज राइटिंग। तो याद रखना ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ओके यहां से क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है और कई बार यहां से क्वेश्चन बन भी जाता है। एंड एज अ लिटरेरी लैंग्वेज, किसकी तरह? एक लिटरेरी लैंग्वेज की तरह। बर्सिफिकेशन क्या है इनका? पॉपुलराइज आइम्बिक पेंटामीटर एंड हीरोइक कपलेट। एंड नैरेटिव टेक्निक है, रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन है, सोशल सटायर है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, द कैंटरबरी टेल्स, ओके इनके हमें यहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिटरेरी मॉडल्स एडेप्टेड, जो इनका लिटरेरी मॉडल्स है, एडेप्टेड फ्रेंच रोमांस, इन्होंने इटालियन ह्यूमनिज्म को भी कॉपी कर लिया। दांते, पेट्रार्क, बोकैसियो, इन सबको इन्होंने कॉपी कर लिया, ओके। आपको पता है कि रेनेसा बिगिंस फ्रॉम इटली, फ्लोरेंस, ओके दैट मोमेंट जो इन रेनेसास राइटर्स थे, दांते, पेट्रार्क, बोकैसियो, इन सबको इन्होंने कॉपी किया। वहां से एग्जैक्टली में इन्होंने लिटरेरी मॉडल्स को अडॉप्ट कर लिया। हमेशा याद रखना कोई भी राइटर है वो कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लेगा ना। एवरीथिंग इज कॉपी, एवरीथिंग इज इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। प्लेटो को आपको याद रखना है, एवरीथिंग इज इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। वो एग्जैक्ट इमिटेशन नहीं है लेकिन इमिटेशन तो है, ओके राइट नाउ फॉलोअर्स जॉन लिडगेट, थॉमस हॉकलेव वाज द फर्स्ट फाइंडर ऑफ फेयर लैंग्वेज। अब यहां से हमें कुछ मिलेंगे जाफरी चौसर्स के कंटेम्परेरीज। विलियम लैंगलैंड, इनका एक वर्क है पायर्स प्लोमैन, एलेगरिकल है, अल्टरनेटिव वर्ड्स है, याद रखिएगा। जॉन गावर, कन्फेसो एमेंटीज, मॉरल डायडेक्टिक पोएट्री। जॉन गावर को प्लीज याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है जॉन गावर, ओके जॉन गावर, कन्फेसियो एमेंटीज। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं जॉन बार्बर, द ब्रश। नॉर्मली याद रख पाओ तो रखना, नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं। थॉमस हस का भी आप द टेस्टामेंट ऑफ लव को याद रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो कोई बात नहीं।
इंग्लैंड पोएट्स में हम बात करें टॉमस हॉकलेब को प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जॉन लिडगेट का द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ओके, लेटर चौसरियन है, लेकिन ये चौसरियन है। ओके, क्लियर है कहानी? चलिए यहां पर हम बात करते हैं राइट नाउ। आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड यहां पर हम बात करेंगे स्कॉटिश कंटेम्प्रेरीज में दो लोगों का नाम याद रखना, किंग्स जेम्स फर्स्ट स्कॉटलैंड, ओके, किंग जेम्स फर्स्ट स्कॉटलैंड, द किंग स्क्वायर। रॉबर्ट हैनिसन को आप याद रखना, द टेस्टामेंट ऑफ क्रीसेट। ओके, चलो यहां से हमने जाफरी चौसर को कंप्लीट किया। इन एट द एज ऑफ चौसर देयर वाज एन ऑथर, देयर वाज एन राइटर whose name was Thomas Mallory. Thomas Mallory was writing Morte the Arthur. Morte the Arthur, the story of King Arthur and the Knights of the Round Table. वॉज अ जेंटलमैन, अर्थर वो जो है वो एक जेंटलमैन है। टॉमस मैलोरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मॉर्टे दे अर्थर, द स्टोरी ऑफ किंग अर्थर। किंग अर्थर वॉज द लास्ट किंग ऑफ ब्रिटेन and he established the round table for the knights. Okay, the knights of his court sits there and tells each other the stories of each life. Okay, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी की स्टोरीज को सुनाता है। The story of King Arthur and the Knights of the Round Table. Mallory was a gentleman in service to Earl of Warwick during War of Roses. Okay, War of Roses के टाइम पर ये वार्विक, अर्ल ऑफ वार्विक थे, याद रखना, ये अर्ल ऑफ वार्विक के लिए एक सर्विस दे रहे थे। एंड रॉट मॉर्टे दे अर्थर वाइल इन प्रिजन, जब वो जेल में थे तो उन्होंने ये वर्क लिखा, बेस्ड द स्टोरी ऑन फ्रेंच टेल्स अबाउट किंग अर्थर, हिस्टोरिकल फिगर और प्योर लीजेंड। जाफरी ऑफ मनमस, द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, बैलेट्स, सर पैट्रिक स्पेंस, द टावा कॉर्विस, द टू क्रॉस, द वाइफ ऑफ असर्स बेल, रॉबिन हुड एंड द विडोज थ्री सन्स गेट अप एंड बार द डोर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, इंपोर्टेंट कुछ राइटर्स हैं, हमें इनको याद करना है, इनको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड वाज कंटेम्परेरी ऑफ चौसर, रॉट द पायर्स द प्लोमैन, प्रोबेबली इनकरेज द पीजेंट रिवॉल्ट, और इन्हीं ने इनकरेज किया था पीजेंट रिवॉल्ट जो कि 1781 में अकर हुआ था। ओके, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट्स रेज इनटू अ लैंग्वेज, मिडिल इंग्लिश रैन, इन्होंने कह सकते हैं, एज ऑफ एनोनिमिटी हैज पास्ड अवे, राइटर्स रिवील देयर आइडेंटिटी। न्यू मीटर्स इंट्रोड्यूस, आइम्बिक पेंटामीटर, ओके, राइम रॉयल, ऑटवा राइमा, हीरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस कराइए इन्होंने, ठीक है, इनके बारे में प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेल ऑफ गैमलिन, सर गैविन आर फेमस रोमांसेस ऑफ दिस एज। नाउ कम टू द पॉइंट, एंड कहते हैं यहां पर द पर्ल, द पर्ल का मतलब होता है अननोन पोएट। ओके, अननोन पोएट इज अ फेमस एलिजी ऑन द डेथ ऑफ लिटिल गर्ल, एक द पर्ल जो है वो एक फेमस एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ अ लिटिल गर्ल। एंड चौसर लिव्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये वाली बात बता चुके हैं। जॉन मेडाइवल्स ट्रैवल बुक, द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविले 1356 इज अ फेमस बुक, सो आपको याद रखना है। ओके, सो यहां पर हमने एज ऑफ चौसर को कंप्लीट करते हैं, लेकिन राइट नाउ फ्रॉम 1400 टू 1500 दिस एरा इज कॉल्ड डार्क एजेस। इस एरा को हम डार्क एजेस कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर वॉज ओनली कन्फ्लिक्ट कैन बी सीन इन इंग्लैंड, देयर वॉज नो लिटरेरी डेवलपमेंट, ओके, देयर वॉज सिविल वॉर बिटवीन द हाउस ऑफ लैनकेस्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क। द हाउस ऑफ यॉर्क कैन लीड and establish the new dynasty, the Tudor dynasty. Okay, at the same time in Europe there was a new wave which is called the Renaissance because of the fall of Constantinople. Constantinople was attacked by Sultan Muhammad II from Ottoman Empire. वहां से एक रेनेसा पीरियड स्टार्ट होता है। देयर वॉज अ रिसर्चर, वहां पर एक रिसर्चर था जिसका नाम था कार्डिनल फ्ली टू इटली with 800 manuscripts, and he established the libraries and schools for the study of Greek and Roman text such as natural science, philosophies, histories, and mathematics, numerology, astrology, astronomy, etc. There were some Italian writers such as Dante, Petrarch, and Boccaccio and Monte. So if you want to learn all over things, so wait for the next episode, the Renaissance period coming soon. Like, share and subscribe. थैंक यू सो मच। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। यदि आप में से कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहा है और डीपली
जो लेटेस्ट पैटर्न पे तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, कार्तिक सर ऑफिशियल को। और कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर बहुत सारी फ्री क्विजेस हैं और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप इन सारे वीडियोस को देखने के बाद खुद का टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा, तो हमारे एप्लीकेशन पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के करीब करीब 500 क्वेश्चन एमसीक्यूज है जिन्हें आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।